वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैं मैक्सिमम पॉइंट आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, क्या इसका सोर्स रहता है, ठीक है, क्या इसका बेसिक जो इरा जो आपको मैंने बताया था अभी तक अपने 4-5 वीडियोस में लास्ट के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज हम इसके बारे में लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एज पर आवर एनसीईआरटी सिलेबस, +2 क्लास सिलेबस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है? स्पेक्ट्रम होता है द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेक्ट्रम मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ग्रुप। जैसे व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। विबग्योर पढ़ा भी था आपने और आप आगे भी पढ़ेंगे, आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई। रे ऑप्टिक्स में भी आपको बताऊंगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसे कहते हैं व्हाइट लाइट का 7 कलर में ब्रेक होना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, और कर भी चुके हैं हम डिस्पर्जन, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है? द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन of the electromagnetic waves according to their wavelength और their frequency। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि आपके सामने आज 7 टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मैंने यहां पे लिखे हैं। सबसे पहले अगर आप नाम पे जाएं तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड देन गामा रेज। आपके लिए इजी रहेगा अगर आप इस ऑर्डर को ऐसे याद रखें। वो इसलिए इजी रहेगा क्योंकि ये रेडियो वेव्स जो है ये हाई वेवलेंथ होती है इसकी, ठीक है, और लेकिन कम फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो अगर आप देखें, आपकी मर्जी है कि आप इसको फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर से याद रखें या वेवलेंथ के ऑर्डर से, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अगर आप एक ऑर्डर याद रख लें तो दूसरा ऑर्डर आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, C = न्यू लैम्डा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि मैं इसे इसलिए कह रहा हूं एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो कई बार क्वेश्चन वेवलेंथ के ऑर्डर में गिवन होता है, तो ये पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन आप तो एग्जाम में फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर याद करके गए हैं, तो आप वेवलेंथ के ऑर्डर को कैसे निकाल सकते हैं? C = न्यू लैम्डा होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर याद करके गए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है वेवलेंथ के ऑर्डर की फॉर्म में, तो लैम्डा = C/न्यू होता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप C की वैल्यू जानते हैं 3 × 10⁸ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे देन पर्टिकुलर जो रेशियो होगा वेवलेंथ का वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 10⁴ to 8 हर्ट्ज ऑर्डर लिया है यहाँ पे, और जो वेवलेंथ है वो मीटर रेंज में है, और लिख भी रखा है वैसे 600 मीटर से 0.1 मीटर। यहाँ मैं आपको पहले बता दूं कि जो मैंने वेवलेंथ का ऑर्डर लिया है वो हाई वेवलेंथ से लो वेवलेंथ की फॉर्म में लिया है। तो 600 मीटर द लार्जेस्ट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यू कैन से, और 0.1 मीटर जो सबसे कम वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की, उसकी उस ऑर्डर को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन कैसे होता है, रेडियो वेव जनरेट कैसे होती हैं? रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, उस तरह से रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं। कैसे डिटेक्ट किया जाता है इनको? रिसीवर्स एरियल्स। रिसीवर्स एरियल्स होते हैं जैसे आपके घर में क्या नाम है, रेडियो होगा, ठीक है। बड़े बुजुर्गों के पास पुराना रेडियो भी होता है जिसमें एंटीना लगा होता है। एरियल्स मतलब एंटीना ही होता है, तो रिसीविंग एंटीना, ठीक है ना। और इसका यूज इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, और सेकंड है इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो ये 2 यूजेस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर आप माइक्रोवेव्स की बात करें तो माइक्रोवेव घर में किचन के अंदर यूज होता है एज एन माइक्रोवेव ओवन। तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर माइक्रोवेव का ही इस्तेमाल होता है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज रहता है वो रहता है 9 to 12, 10⁻9 to 10⁻12। वेवलेंथ है 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर इंक्रीजिंग है और वेवलेंथ का ऑर्डर डिक्रीजिंग है। तो सबसे कम वेवलेंथ जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम, किसकी? गामा रेज की, बिकॉज ये हाई एनर्जेटिक
इन सब में से हाईएस्ट एनर्जेटिक जो EM वेव्स हैं वो गामा रेज हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसे में अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको रेज और वेव्स में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो रेडिएशन पिक्चर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हम कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। और जब वेव्स में आप बात करेंगे तो गामा रेज, कहीं पे मैं इंफ्रारेड वेव्स लिख रहा हूँ, अल्ट्रावायलेट रेज लिख रहा हूँ, गामा रेज, एक्स रेज, so these all are the electromagnetic waves also because they exhibit the wave character also। क्लियर है? रे कैरेक्टर के साथ साथ वेव कैरेक्टर को भी ये एग्जिबिट करते हैं। और क्लिस्ट्रॉन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व ये इसकी प्रोडक्शन है किसकी? माइक्रोवेव्स की। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इनके बारे में। क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन वाल्व ये प्रोडक्शन होता है माइक्रोवेव का। और डिटेक्शन है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स। डायोड्स के बारे में हमारे सिलेबस में भी है। सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं डायोड, पी टाइप, एन टाइप और पीएन जंक्शन डायोड। ये मैं आपको बताऊंगा आगे डिटेल में। और यूजेस में देखें तो माइक्रोवेव्स और रेडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। बिल्कुल, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम रहता है, रेडार सिस्टम रहता है, और रेडार सिस्टम में किसी दुश्मन का भी अगर मान लीजिए कोई एरोप्लेन है या कोई एयरक्राफ्ट है, अगर कोई डिटेक्ट करते हैं तो स्वाभाविक है वो रेडार सिस्टम से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द माइक्रोवेव। ध्यान रखिएगा। इंफ्रारेड वेव्स, यस। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन जो हमें दिखाई देता है वो विजिबल पार्ट है। सपोज कि अभी मैं अगर मैं एलईडी से निकलने वाली लाइट को देख रहा हूं तो स्वाभाविक है कि ये विजिबल पार्ट है, लेकिन अगर हमें इसकी वजह से अगर गर्मी लग रही है तो, और सनलाइट के लिए भी मैं यही पार्ट कहूंगा। आपको पता भी है कि सन से अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलती हैं, इंफ्रारेड रेज भी निकलती हैं, क्योंकि अगर हमें गर्मी लग रही है तो वो गर्मी इंफ्रारेड रेज का ही पार्ट है। क्योंकि हॉट बॉडीज जितनी भी होती हैं उनके द्वारा जो रेडिएशंस निकलती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें क्या नाम है, महसूस किया जाता है व्हेन द एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, व्हेन दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ आई होप यू अंडरस्टैंड। वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्वाभाविक है प्रोडक्शन ऐसे ही होगा, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल जब अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करेंगे तो ऐसे में वो एक्साइट होंगे एंड दे विल एमिट द रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। वो इंफ्रारेड के ऑर्डर का रेडिएशंस निकालेंगे तभी। थर्मोपाइल्स से भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, बोलोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं। इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म, यस, फोटोग्राफिक फिल्म आपको मैं बता दूं कि ये आगे मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है जो हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोग्राफिक फिल्म का मतलब यही होता है कि फोटो मतलब फोटोन, लाइट के अंदर फोटोन होते हैं, और ऐसा सरफेस है, कैसी फिल्म जब जिसपे लाइट डले तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका जो नेचर है वो एग्जिबिट होता है, वो एज एन रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, लाइट को, रेडिएशंस को रिस्पॉन्ड करता है। तो इंफ्रारेड को रिस्पॉन्ड करने वाली फोटोग्राफिक फिल्म ही इसको डिटेक्ट कर सकती हैं। और यूजेस की बात करें तो अगेन रिमोट कंट्रोल ऑफ ए टीवी और वीसीआर। घर में बैठे बैठे टीवी से जब आप सीरियल चेंज कर रहे होते हैं, चैनल चेंज कर रहे होते हैं सॉरी, तो आप रिमोट का बटन दबाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, किसकी हेल्प से होता है? स्वाभाविक है इंफ्रारेड जो है रेडिएशंस की वजह से ही होता है। वो ऐसे इसलिए होता है कि जो बटन हम प्रेस कर रहे होते हैं तो इंटरनल सर्किट कुछ ऐसा बनता है कि सेंसर से रेडिएशंस निकलती हैं, देन वी कैन कंट्रोल ओवर द टीवी और वीसीआर एंड टू नो द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आल्सो। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का भी जो है अगर पता लगाते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसा है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका पता भी इंफ्रारेड रेडिएशंस की हेल्प से होता है। विजिबल लाइट, स्वाभाविक है, विजिबल मतलब जो दिखाई दे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट जो हम, जिसकी वजह से हम अपनी दुनिया को देख पा रहे हैं, चारों तरफ की दुनिया को देख पा रहे हैं। हमारा क्या नाम है, केमिकल रिएक्शन भी इसकी वजह से होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। आपको पता है कि पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, जो मैंने इसके यूजेस में लिखा ना, कैन कॉज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। 4 × 10⁻14 से लेकर के 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर। अगर आप ध्यान देखें बैक टू बैक इसका वेवलेंथ लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी। तो ऐसे में ये आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम
वेवलेंथ के ऑर्डर को याद करें ताकि आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को निकाल सकें। और इनका प्रोडक्शन कैसे होता है? बाय एक्साइटेड एटम्स इन आयनाइज्ड गैस एंड इनसेंडिसेंट बॉडीज। ये इनसेंडिसेंट बॉडीज ऐसी होती हैं लाइक जो रेडिएशन को रिस्पॉन्ड करती हैं, हर वो बॉडी जो इसमें से लाइट निकल रही है आप उसको इंसेंडिसेंट बॉडीज कह सकते हैं। ठीक है, इंसेंडिसेंट लैंप। आई होप कि आपको समझ में आएगा। आगे आगे मैं आपको एटम्स एंड न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लिया के चैप्टर से पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के बारे में बताऊंगा। और मोर ओवर आप पढ़ भी चुके हैं 11th क्लास में जो चैप्टर आया था एटम्स के एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के बारे में, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ जो मॉडल्स हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के, वो आप लोग पढ़ भी चुके हैं। बट फिजिक्स में भी आप उसको पढ़ने वाले हैं। डिटेक्शन की बात करें तो फोटो सेल्स और फोटोग्राफिक फिल्म्स, ह्यूमन आई ऑब्वियसली वी कैन डिटेक्ट द विजिबल लाइट। हम इंफ्रारेड को नहीं देख सकते, हम अल्ट्रावायलेट को नहीं देख सकते, जो देख सकते हैं उसे हमने विजिबल का नाम दे दिया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज का 16 to 17 10⁻16 to 17 इसका फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर रहता है। 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर देखिए और कम हो गया। ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। पहले से ही हाईएस्ट वेवलेंथ से लेकर के हम मिनिमम वेवलेंथ तक जा रहे हैं। इसे ऐसे में याद करने में आसानी रहेगी। 600 से 1 0.1 से 1 मिलीमीटर लगातार वेवलेंथ का ऑर्डर डिक्रीज होता जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ऐसे में हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब, हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये भी आप लोग पढ़ेंगे वैसे तो। इसका मीनिंग ये होता है कि जब किसी कंटेनर में गैस हो और आप उसके इलेक्ट्रोड और एनोड पे हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें तो गैस वहां डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज किस सेंस में होती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक्साइट होते हैं, फिर वो डी एक्साइट होते हैं। तो ऐसे में जब रेडिएशंस निकलती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज की फॉर्म में निकलती हैं। ऐसा सभी गैसेस में नहीं होता। द सन, स्वाभाविक है सन से भी बात जो है हम पढ़ चुके हैं कि सन से भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं। अगेन कि फोटोग्राफिक फिल्म्स और फोटो सेल्स में से इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और इनका यूज कहाँ है? फूड प्रिजर्वेशन में और इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पता लगाने का कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है। और फूड प्रिजर्वेशन, स्वाभाविक है फूड प्रिजर्वेशन का मतलब लंबे समय तक जो कोल्ड स्टोरेज रहते हैं खाना जो है लंबे समय तक जो है सेफ रहता है, ठीक है, खराब नहीं होता है, तो उसमें भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का ही एक यूज है वहां पे। उसके बाद है एक्सरेज। एक्सरे स्वाभाविक है मेडिकल डायग्नोसिस में इसका यूज होता है। जब शरीर का कोई हिस्सा फ्रैक्चर जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि एक्सरे देखना चाहिए। कि एक्सरे क्या होता है कि हमारे मांसपेशियों में तो एंटर कर जाता है पर हमारी हड्डियों में से एंटर नहीं कर सकता एक्सरे। ऐसे में वो पता लगा सकता है कि हाँ बॉडी में कहाँ पे फ्रैक्चर आया होगा, किस पार्ट में। और ठीक है, इसका 16 to 19 इसका हर्ट्ज का इसका फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर और भी कम। नैनोमीटर को अगर आप मीटर में लिखें तो वो 10⁻12 मीटर निकल करके आता है। और ये डिटेक्ट कैसे होती हैं? एकदम से अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल टारगेट के द्वारा रोक दिया जाए, डी एक्सेलरेट कर दिया जाए, मेरा कहने का मतलब है, तब ये जो है रेडिएशंस निकलती हैं, एक्सरेज निकलती हैं, ठीक है। और गीगर ट्यूब्स और आयन, गीगर साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे गीगर ट्यूब्स और आयनाइजेशन चैम्बर। चैम्बर मतलब आप कह सकते हैं कि कंटेनर होता है जहां पर क्या नाम है आयनाइजेशन होता है। कैसे? जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर किसी मेटल से टकराएं तो स्वाभाविक है कि उसके एटम एक्साइट भी हो सकते हैं, वो बाहर निकल सकते हैं। तो आयनाइजेशन प्रोसेस है इस चैम्बर में, वहां पे इनका डिटेक्शन होता है। और मेडिकल डायग्नोसिस में टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी, ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि सॉलिड दो तरह के होते हैं, एमरफस और क्रिस्टलाइन। तो स्वाभाविक है कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है उसका पता लगाने के लिए भी जो है एक्सरे का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट गामा रेज, 10⁻18 to 10⁻22 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो हाईएस्ट एनर्जी, और लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम वेवलेंथ इसकी। रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम एंड न्यूक्लियाई में कि रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। और गीगर ट्यूब्स और आयनाइजेशन चैम्बर में इसका डिटेक्ट कर सकते हैं। और टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, यस, रेडियोथेरेपी में भी। और एटॉमिक न्यूक्लियाई, अभी तक हम बात मॉलिक्यूलर की कर रहे थे, अब एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटम के न्यूक्लियाई जो हैं उनका पता लगाने के लिए, उनका स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए
भी जो है हम लोग गामा रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका यूज है। सो आई होप कि आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, सबसे पहले स्पेक्ट्रम का क्या मीनिंग है वो भी समझ में आया होगा। और ये जो स्पेक्ट्रम है आपके सामने 7 टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ध्यान से पढ़ें, इनका यूजेस पेपर में इनके वेवलेंथ का ऑर्डर दे देगा, पूछ लेगा कौन सी वेव्स हैं, क्या उसके यूज हैं, कैसे वो प्रोड्यूस होता है, कैसे वो डिटेक्ट होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन है। तो मैंने बस कोशिश की है कि इस टेबल में ही आपके सामने उसका यूज आए, उसका वेवलेंथ का ऑर्डर आए, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आए। ठीक है बच्चों, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।